अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार्स विद एज के। जैसे कि आप जानते हैं, इस सेक्शन में हम आपकी मुलाकात ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और ऐसे सेटअप से करवाते हैं जो डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स के साथ मुंसलिक हैं और उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे। सो आपसे यही रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें। इसके अलावा अपने आसपास दीगर पेरेंट्स तक इस इंफॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपका शेयर किसी के काम आ सके। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज के सेशन में हमें कराची से ज्वाइन किया है मिस नादिया नूर ने, जो कि फाउंडर हैं ब्लूमिंग बर्ड्स की। आइए इनसे मिलते हैं और इनके बारे में और इनके सेटअप के बारे में डिटेल से जानते हैं। सो थैंक यू वेरी मच मिस नादिया के इस सेशन के लिए आपने टाइम निकाला, एंड वेलकम टू आवर चैनल। अस्सलाम वालेकुम। और बहुत जज़ाकल्लाह, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने सेंटर की इंसाइट दे सकूं आप लोगों को और लोगों को बता सकूं कि हम लोग किस तरीके से डिफरेंट अप्रोच लेकर एक ब्लेंडेड लर्निंग प्रोग्राम लेकर काम कर रहे हैं। हम्म। तो मिस नादिया, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ब्लूमिंग बर्ड्स है क्या, कहाँ पे हैं आप, कब से काम कर रहे हैं? थोड़ा सा अगर ब्रीफली इंट्रोडक्शन हो जाए तो फिर इसको आगे लेके चलते हैं। बिल्कुल जज़ाकल्लाह। देखिए, सबसे पहले ये ख्याल इस तरह से आया कि अल्लाह ताला ने हर एक को कोई ना कोई सलाहियत दी है। और अगर चैलेंजेस आ भी रहे हैं तो उन सलाहियतों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। बस इसी पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए ब्लूमिंग बर्ड्स वजूद में आया। और इसी कोशिश में हम लोग गामजन हैं कि हम बच्चों के अंदर जो सलाहियतें हैं, क्योंकि चैलेंजेस तो हैं मगर उनके साथ अल्लाह ताला ने कुछ पोटेंशियल्स भी दिए हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं और उसको पॉलिश करने की कोशिश कर रहे हैं पेरेंट्स के साथ मिलकर। और ब्लूमिंग बर्ड्स इसी अपनी उसमें नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके ब्लॉक जे में तकरीबन 5 साल से काम कर रहा है। हम्म। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे आप किस किस्म की सर्विसेज या थेरेपीज या एकेडमिक सपोर्ट, किस किस्म की सर्विसेज दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? देखिए, असल में मेरी स्पेशलिटी भी रेमेडियल सर्विसेज है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने होम स्कूलिंग सेटअप बनाया है मॉर्निंग में, जो कि बच्चों की एकेडमिक चैलेंजेस, जो बच्चे एकेडमिक चैलेंजेस के साथ आते हैं उनकी आईपीस बनाते हैं हम। और उनका मॉर्निंग में एक होम स्कूलिंग ग्रुप होता है और आफ्टरनून में जो है हम वन ऑन वन रेमेडियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हम्म। तो अगर ये पूछा जाए आपसे कि जो आपकी सर्विसेज हैं वो किन चैलेंजेस वाले बच्चों के लिए हैं, क्योंकि आजकल जो चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं, ऑटिज्म हो या दूसरे डेवलपमेंटल डिलेज भी हों, बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं। और दूसरा ये कि बिल्कुल, किस एज ग्रुप को ज़्यादातर फोकस कर रहे होते हैं आप? बिल्कुल। देखिए, आपका बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि एट टाइम्स ये होता है कि पेरेंट्स हमारे पास आते हैं बट वो क्लियर नहीं होते कि उनके बच्चे के चैलेंजेस हैं क्या। कि क्या ये सिर्फ एकेडमिक चैलेंजेस हैं या फिर होल स्केल पे उस बच्चे को पर्सनालिटी के चैलेंजेस भी आ रहे हैं। तो ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आप बहुत अच्छा पॉइंट लेकर आए। मगर जो हमारा क्राइटेरिया है, जो हमारा तरीक़ाकार है, हम लोग रेमेडियल सर्विसेज प्रोवाइड करें बट एक ब्लेंडेड लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू। और जिन बच्चों को पढ़ाई में मुश्किल हो रही है और वो आम मेन स्ट्रीम का करिकुलम फॉलो नहीं कर पा रहे, हम उनकी हेल्प कर रहे हैं बेसिकली। हम्म। और जिस एज ग्रुप को हम केटर कर रहे हैं वो तकरीबन 3.5 साल से 15 साल तक के हैं। और इसमें हम प्री वोकेशनल स्किल्स का एक्सपोजर भी देते हैं उन्हें, ताकि उनका इंटरेस्ट पता चल सके हमें और आगे फिर उनको ये करियर आइडेंटिफाई करने में इजी हो। हम्म। अच्छा, ये बताइए कि आपसे जब ऑफ द रिकॉर्ड पे कुछ बात हो रही थी तो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स या अप्रोचेस को आप लोग यूज़ करना चाह रहे हैं और ब्लेंड करना चाह रहे हैं, तो आपका जी, इस चीज़ का ख्याल कैसे आया? क्योंकि ज़्यादातर हम देख रहे होते हैं, ज़रा ट्रेडिशनल वे में ही काम हो रहा होता है। तो इस चीज़ का कैसे बिल्कुल। आपको ख्याल आया कि डिफरेंट स्टाइल्स को मर्ज करना, ब्लेंड करना, ऐसे काम करना कैसे ख्याल आया? असल में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने अपना करियर जो है मेन स्ट्रीम से स्टार्ट किया। हम्म। और
अर्ली ईयर्स को पढ़ाने से स्टार्ट किया था। वहां पे एक मल्टी सेंसरी अप्रोच थी। मल्टी सेंसरी अप्रोच ही होती है कि डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू बच्चे को लर्निंग का एक्सपोजर दिया जाता है। हम्म। तो मुझे बड़ी हैरत होती थी उस वक्त कि इतने डिफरेंट मीडियम्स दिए जा रहे हैं, यानी ऑडिटरी, किनेस्थेटिक, विजुअल। तो उसके बावजूद भी इन बच्चों को क्यों आखिर चैलेंज आ रहे हैं? क्योंकि ये इनको इंफॉर्मेशन दी जा रही है, फिर भी या तो इसको रिटेन नहीं कर पा रहे, या उनके माइंड में कंफ्यूजन आ रही है। बस वहां से मेरा जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो फिर मैंने इसमें मजीद पढ़ना शुरू किया और डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लर्निंग एक्सप्लोर करे। और फिर जब पढ़ाना शुरू किया तो फिर डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस आने शुरू हुए। क्योंकि जब मैंने रेमेडियल ट्रेनिंग ली तो उसमें एकेडमिक हमें जो चैलेंजेस आ रहे होते हैं उसको केटर करना सिखाया जाता है। और जब वो हम केटर कर रहे होते हैं, मगर एट टाइम्स ऐसा होता है कि बच्चा हमारे पास समझे कि मेन स्ट्रीम से ग्रेड 2 या ग्रेड 1 में आया है या ग्रेड 3 में आया है, तो वो बच्चा बहुत लो सेल्फ एस्टीम लेकर आता है। और ज्यादातर केसेस में ये देखा गया, या ये हमने एक्सपीरियंस किया, कि वो एक चीज बहुत क्लियरली बोलता है, आई कांट डू इट, हम्म। या मैं कर ही नहीं सकता, और मुझे कुछ नहीं आता, मुझे जो आता है वो गलत आता है। तो ये जो चैलेंज था ना, इसने बहुत ज्यादा हमें पुश किया कि बच्चे की सेल्फ एस्टीम को अपलिफ्ट करना बहुत जरूरी है। और यहाँ मैं सबसे पहले आयशा जमाल को बहुत क्रेडिट देती हूँ, क्योंकि उनकी सबसे पहली वर्कशॉप मैंने अटेंड की थी जिसमें उन्होंने सिखाया था कि एक आई कांट का फ्यूनरल उन्होंने करवाया था अपनी ट्रेनिंग में। उन्होंने बताया हम्म। था कि बच्चों के साथ जो है वो आई कांट हम बरी करेंगे, कि हम्म। बताएंगे कि अब आई कांट चला गया है दुनिया से, अब आई कांट जैसी कोई चीज नहीं है। तो उसी सिखाई गई लर्निंग को मैंने इनकॉर्पोरेट करके जब बच्चों के साथ वर्क करना स्टार्ट किया, तो फिर अंदाजा हुआ कि बिहेवियर की स्ट्रैटेजीज भी इनकॉर्पोरेट करनी बहुत जरूरी है। और जैसा कि अभी आपने पिछले क्वेश्चन में मुझसे पूछ बोला कि डिफरेंट नीड्स के बच्चे आ रहे हैं। अब अगर एक बच्चा मेरे पास ऑटिस्टिक आ रहा है, या एक बच्चा सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के साथ आ रहा है, या ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले का भी बच्चा है, बट उसकी सेंसरी नीड्स है, और वो सेंसरी नीड्स अगर मीट नहीं हो रही, तो आप मुझे बताइए कि मैं उसको कैसे फोर्स कर सकती हूँ कि वो मेरे पास बैठ के एक, अगर उसके अटेंशन स्पैन को मद्देनजर रखते हुए भी मैंने वो प्लान वर्कआउट किया हुआ है और एक प्लान बनाया हुआ है, मैं कंप्लीट नहीं करा सकती। क्योंकि हम्म। उस बच्चे की जब तक नीड्स कैटर नहीं होंगी, वो सेटिस्फाई नहीं होगा, और वो अगर चाह भी रहा है फोकस करना, वो कर नहीं पाता फोकस। हम्म। तो इसीलिए जो चैलेंजेस आते गए, तो लर्निंग की तरफ हम बढ़ते गए, और फिर ये समझ में आया कि इन सब चीज़ों का ब्लेंड रेडी करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे के लिए सिर्फ पढ़ाई सब कुछ नहीं है, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। बच्चे की विलिंगनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे की सेंसरी नीड्स मीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल नीड्स तो नजर आ रही होती हैं, हम्म। पेरेंट्स के साथ डिस्कशन में समझ आ जाती हैं, बट सेंसरी नीड्स, क्योंकि एट टाइम्स ऐसा होता है कि बच्चों की स्पीच बहुत लिमिटेड डेवलप हुई हुई होती है जो हमारे पास आते हैं। तो वो अपनी बात उस तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाते जिस तरह एक आम बच्चा अपनी बात बता सकता है। अच्छा, ये बताइए कि बच्चे आपके पास आते होंगे जिनके डायग्नोसिस फॉर्मल हुआ भी होता होगा, कुछ ऐसे आते होंगे जिनका नहीं भी हुआ होता। तो क्या यहाँ पे भी आप लोग उसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं, करते हैं? नहीं तो कहीं और रेफर करते हैं, कैसे करते हैं असेसमेंट एंड डायग्नोसिस? जी। आ, देखिए, हम लोग जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उसमें एक डायग्नोसिस एक ऐसा, जिसे कहते हैं अलमिया सा बन गया है। पेरेंट्स हम्म। समझते हैं कि लेबल हो जाएगा हमारा चाइल्ड हम्म। अगर हम डायग्नोसिस की तरफ गए। तो हमें बहुत ज्यादा पेरेंटल काउंसलिंग करनी पड़ती है, और इस बात में बताना पड़ता है कि देखें, बच्चा लेबल नहीं होगा। ये एक हमें मैनुअल मिलेगा जिससे हमें हेल्प मिलेगी कि हम बच्चे को कैसे बेहतर तरीके पे, बेहतर तौर पे हेल्प कर सकते हैं। तो हम्म। यहाँ पे हम लोग को ये चैलेंज बहुत ज्यादा आता है कि हमें पेरेंट्स को इस बात के लिए रेडी करना कि बच्चा जो स्ट्रगल कर रहा है उसमें आपका कोई कसूर नहीं है, उसमें स्कूल का कोई कसूर नहीं है, उसमें बच्चे की अपनी न्यूरो डेवलपमेंटल चैलेंजेस हैं। उस बात को समझाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है हमें। हम्म। और जहाँ तक डायग्नोसिस की बात है, तो चूंकि मैंने आपको बताया कि मेरा बेसिक एक्सपर्टीज जो है वो रेमेडियल्स है, तो मैं उस लेवल की स्क्रीनिंग करती हूँ। उसके जो रीडिंग लेवल्स होते हैं, जो स्पेलिंग एज है, जो मेमोरी के चैलेंजेस हैं, या मेमोरी की जिसकी स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करते हैं हम, और ये सारी चीजें आउटलाइन हम बनाते हैं। मगर ड्यूरिंग द
स्क्रीनिंग, अगर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि एक बच्चा आ, वो बात को कॉम्प्रिहेंड बिल्कुल बेसिक लेवल पे भी नहीं कर पा रहा है, या हिस्ट्री टेकिंग के दौरान हमने ये चीज आइडेंटिफाई करी कि पेरेंट्स ने हमें कुछ चीजें बताई जिससे हमें अंदाजा हुआ कि इधर वो ऑटिज्म के रेड फ्लैग शो कर रहा है, या फिर उसने अपने माइलस्टोन्स प्रॉपरली अचीव नहीं किए थे, तो फिर कंप्लीट साइकोलॉजिकल असेसमेंट की तरफ हम पेरेंट्स को रेफर करते हैं। हम्म। और वो हमारे सेंटर पे नहीं होती है फिलहाल, और अभी हम उसके लिए रेफर करते हैं पेरेंट्स को कि वो कंप्लीट साइकोलॉजिकल असेसमेंट कराएं। मगर वो राइट। हर बच्चे को नीड नहीं होती, वो डिपेंडिंग हम्म। अपॉन द चाइल्ड्स नीड वो वेरी करती है चीज। हम्म। तो असेसमेंट हो गई, फॉर्मल हुई या इनफॉर्मल हुई, कुछ आपने अपनी रीडिंग्स कर ली, स्क्रीनिंग हो गई, तो काम कैसे जी करते हैं आप लोग? वन ऑन वन सेशंस होते हैं, एकेडमिक ग्रुप सेशंस होते हैं, कैसे काम करते हैं? जी। बेसिकली हम लोग दो मॉड्यूल्स लेके चल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, एक हम्म। मॉर्निंग ग्रुप होते हैं और एक इवनिंग ग्रुप है। तो मॉर्निंग ग्रुप में वो बच्चे होते हैं हमारे पास जो मेन स्ट्रीम का करिकुलम फॉलो नहीं कर पा रहे, हम्म। वो आईईपीज पे वर्क कर रहे होते हैं। और स्टार्ट हम वहाँ भी वन ऑन वन ही लेते हैं। और थ्रू आउट द टाइम, जितना टाइम भी बच्चा हमारे पास रहता है, एकेडमिक प्लान हमारा वन ऑन वन ही चलता है। क्योंकि देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग स्ट्रेंथ्स पे बहुत ज्यादा वर्क कर रहे होते हैं। अब अगर एक बच्चा विजुअल लर्नर है और उसकी स्ट्रेंथ है ये, मगर दूसरा बच्चा जो साथ में है वो ऑडिटरी लर्नर है, तो ग्रुप्स में ये चीज लर्निंग वहां पे फिर हिंडर होती है। तो हम्म। कोशिश हमारी यही है कि कस्टमाइज प्लान हर बच्चे का होता है, जैसे कि बार बार मैं बता रही हूँ आपके आईपीस पे हम वर्क कर रहे होते हैं, हम्म। मगर हम ग्रुप सेटिंग्स में बैठते हैं। हमारे यहाँ जो एक्सपोजर है वो ग्रुप एक्सपोजर होता है। और उसमें जैसे एक सीनियर्स का ग्रुप होता है और एक जूनियर्स का ग्रुप होता है। जो बच्चे जूनियर्स के एज ब्रैकेट में फॉल करते हैं उनके लिए एक डिफरेंट एक्टिविटी प्लान होती है, और जो सीनियर्स में जो एज ब्रैकेट में होते हैं उनके लिए डिफरेंट एक्टिविटी प्लान होती है, और उनकी वहां पे सोशलाइजिंग स्किल्स जो होती हैं वो उस पे हम उधर वर्क कर रहे होते हैं। तो हम्म। अ, एक साथ मल्टीपल चीजों पे हम वर्क कर रहे होते हैं, जहाँ टर्न टेकिंग, जहाँ सोशल एक्सपोजर उन्हें मिल रहा होता है, शेयरिंग है, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स पे हम वर्क कर रहे होते हैं। हम्म। मगर वो एकेडमिक रिलेटेड इतना नहीं होता जितना और चीजों से मैं बात करती हूँ। तो होलिस्टिक अप्रोच सिर्फ एकेडमिक से तो अचीव नहीं हो सकती ना, उसके हम्म। लिए बच्चे को हर चीज का एक्सपोजर देना पड़ता है, हर चीज का। हम्म। अच्छा, ये बताइए कि आपने शुरू में जिक्र किया कि आपकी एक्सपर्टीज जो है रेमेडियल है, फिर आपने जिक्र किया कि आयशा जमाल की कुछ ट्रेनिंग्स भी आपने शायद, फिर हमें ये भी पता है कुछ और भी आपकी एक्सपर्टीज हैं, तो हम उन सारों को यकजा करना चाहते हैं। जी अगर अपने बारे में भी आप थोड़ा जी। सा हमें हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकें, अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड एंड एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस, दैट विल बी गुड एज वेल। ओके। बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड है वो कॉमर्स रिलेटेड था। मगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने मेन स्ट्रीम से पढ़ाना स्टार्ट किया, तो जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लर्निंग की तरफ मेरा इंटरेस्ट बहुत हुआ। वहाँ मैंने आयशा जमाल से कुछ ट्रेनिंग्स ली थी जो कि मेरे लिए बहुत हमेशा बहुत हेल्पफुल रही। मगर जो ये क्रेडिट है ये सिर्फ आयशा जमाल को नहीं जाता, माशाल्लाह और भी बहुत सारे लोगों की लर्निंग का नाम मैं लूंगी जो जिन्होंने मुझे हेल्प किया है जहाँ तक मैं आज हूँ वहाँ पे। उसके बाद मैंने सबसे पहले जो है वो रेमेडियल ट्रेनिंग ली थी रीड से, हम्म। टीचिंग चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टी। और उसके बाद कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट से मैंने किया था डिप्लोमा इन चाइल्ड साइकोलॉजी, अर्ली ईयर्स का, 0 to 6 ईयर्स का। राइट। और उसके बाद जब मैंने आपको जैसा कि बताया कि मुझे चैलेंजेस आ रहे थे, क्योंकि जो बच्चे हमारे पास थोड़े बड़े ग्रेड से आ रहे थे, ग्रेड 2 और 3 से, तो उनके लो सेल्फ एस्टीम के बहुत ज्यादा चैलेंजेस आ रहे थे। तो कॉग्निटिव बिहेवियर ट्रेनिंग ली मैंने, 40 आवर्स की सर्टिफिकेट ट्रेनिंग है वो मेरी, सीबीटी जो के कहलाती है। वो हम्म। मैंने अपनी टीन स्टूडेंट्स की वजह से ही ली थी, यानी कि टीन एज ग्रुप को जो हम केटर कर रहे होते हैं उनकी वजह हम्म। से ही मेरा इंटरेस्ट उस तरफ हुआ था। और अर्ली इयर्स के बच्चों के साथ जो कि डिफरेंट लर्निंग डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के साथ आ रहे होते हैं, उनके लिए मुझे आरबीटी की ट्रेनिंग 40 आवर्स की मैंने गालिया शफकत से ली। और उसके बाद आरबीटी का एग्जाम क्लियर किया, बट अभी फिलहाल मेरा स्टेटस इनएक्टिव है। राइट। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव आपकी ग्रोथ रही, और ट्रेनिंग्स और वही माशाल्लाह, तो आगे भी इंशाल्लाह चलती रहेगी, क्योंकि इस फील्ड में इंशाल्लाह मैंने ये तो देखा है जो कंटिन्यू है।
कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अच्छा ये बताइए कि बिल्कुल। पेरेंट्स के लिए कितना डिफिकल्ट है कि वो डिफरेंट थेरेपीज डिफरेंट जगहों पे जाके ले रहे हों, और उसमें आप जैसे लोगों का इन्वॉल्व होना जो कि एक हॉलिस्टिक या ब्लेंडिंग अप्रोच के साथ डिफरेंट स्टाइल्स को मर्ज करके उन सारी चीज़ों को साथ लेके चलना चाहें, तो पेरेंट्स का फीडबैक भी आता होगा, कैसे वो देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, पेरेंट्स आर लुकिंग फॉर सेंटर्स जो कि सारी थेरेपीज अंडर वन रूफ प्रोवाइड कर रहे हैं। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारी सोसाइटी में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं हम लोगों को। तो जो ब्लेंडेड लर्निंग प्रोग्राम है इसका पेरेंट्स बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं, क्योंकि उसकी उसकी रीजन ये होती है कि अब आप ये देखिए कि एक बच्चा जो कि 10 या 11 की एज का है, तो उसके एकेडमिक गोल्स भी अचीव नहीं हो रहे, उसका पर्सनालिटी सेल्फ एस्टीम का भी चैलेंज आ रहा है, और उसकी वजह से उसके बिहेवियरल चैलेंजेस भी स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि वो सिबलिंग राइवलरी की तरफ भी जाता है एट टाइम्स, या एट टाइम्स उसको अपने ही बहन भाइयों के साथ जो है कोप अप करने में चैलेंज आता है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, और उसकी अपनी एडिशनल नीड्स अलग जगह, क्योंकि बच्चे की अपनी एडिशनल नीड्स हैं जभी तो वो ये कोप अप नहीं कर पा रहे हैं ना, ये सारी चीजें। तो इन सब चीजों को अलग अलग सेंटर्स में लेकर जाना पेरेंट्स के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। जो कि अर्ली ईयर्स में मुझे लगता है फिर भी मैनेजेबल होता है, बट जैसे हम्म। जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनकी चैलेंजेस बढ़ते चले जाते हैं कि हम ये भी करें, हम वो भी करें, हम यहाँ भी जाएं, हम वहां भी जाएं। तो पेरेंट्स बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उससे ये हेल्प होती है सबसे ज्यादा कि हमारा पेरेंट्स से डायरेक्ट, क्योंकि पेरेंट्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, तो हम मिलके गोल्स बनाते हैं पेरेंट्स के साथ मिलके कि अब हमें किस चीज पे वर्क करना चाहिए, या प्रायोरिटी बेसिस पे कौन सी चीज को जो है हमें टारगेट करना है। हम्म। अच्छा ये बताइए कि जब आप यहाँ पे ज़्यादातर सर्विसेज तो देने अपने सेटअप पे, तो क्या ऑनलाइन सर्विसेज भी किसी हद तक शुरू की हैं, या इरादा है या नहीं? कोविड के टाइम्स में की थी, मेरा ख्याल है कोविड ने हम सबको बहुत कुछ सिखाया है, तो कोविड के टाइम पे की थी, बट मैं पर्सनली ऑनलाइन सेशंस को ज्यादा नहीं वो करती प्रेफर। हम्म। उसकी रीजन ये है क्योंकि देखिए, इन बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि मल्टी सेंसरी अप्रोच और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से जो लर्निंग होती है वो कभी नहीं भूलते बच्चे, हम्म। और ऑनलाइन में वो एलिमेंट मिसिंग हो जाता है। तो बिल्कुल देते हैं हम, मगर ज्यादा प्रेफर नहीं करते मगर इस चीज को। राइट। अच्छा नेक्स्ट हमें ये बताइए कि आपकी टीम में और मेंबर्स भी होंगे, तो थोड़ा अपना टीम का कुछ बिल्कुल। तारुफ हो जाए कि किस किस्म के प्रोफेशनल्स आपके पास यहाँ पे क्लाइंट्स के लिए, बच्चों के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए होते जी। हैं उसके बारे में अगर जी। थोड़ा सा बताइए। जी, मेरे पास टीचर्स हैं, मगर हमारी पूरी कोशिश यही होती है कि सब साइकोलॉजी बैकग्राउंड की हों, साइकोलॉजी ग्रेजुएट हों, और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को हम फोकस करते हैं अपनी टीम में रखने से पहले, कि टीचर बहुत एम्पैथिक होनी चाहिए, हम्म। यानी कि उसके अंदर पेशेंस लेवल होना चाहिए, और वो फ्लेक्सिबल भी हो, बच्चे की नीड्स को समझे, और अपनी प्लानिंग को उस हिसाब से, गोल उसके जहन में रहे कि गोल मेरा ये है, मुझे पढ़ाना ये है, बट अगर बच्चा उस वक्त उस मीडियम से नहीं पढ़ना चाह रहा है, बट गोल को माइंड में रखते हुए वो किस तरह चेंज कर सकती है, फ्लेक्सिबिलिटी होगी तभी तो वो पॉसिबल है ना, वरना पॉसिबिलिटी नहीं होती गोल को अचीव करने में। तो बिफोर हायरिंग वी मेक श्योर कि हम 6 डे का रखें, पूरा ड्यूरेशन जिसमें हम्म। ट्रायल होता है, 6 डेज का, 6 वर्किंग डेज का हो टाइम ओवर द स्ट्रेच ऑफ टाइम। उससे ये फायदा होता है हमें कि हमें पता चल जाता है, क्योंकि देखिए 1-2 दिन में आपको नहीं पता चलता कि हम्म। किस तरह से बच्चे के साथ हैंडलिंग किस तरह की है, क्योंकि एक एक दो दिन तो बच्चे को भी हैंडल करने में लगते हैं, नए बंदे को, और हम्म। हम एकदम से देते भी नहीं हैं, हम अपने साथ ही वर्क कराते हैं, पुरानी टीचर जो होती है टीम में वो ही साथ लेके बैठती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता नई टीचर के को देते हैं, मगर ये उसके लिए उसका उस लेवल पर आना, बच्चे के लेवल को आइडेंटिफाई करना, और सबसे हम्म। बड़ी बात इस बात को समझना कि उसके, समझे कि उसके शू में पैर रखना कि हम्म। बच्चा किस चीज से गुजर रहा है, आखिर क्यों हम्म। उसको इस वक्त चैलेंज आ रहा है कि वो ये पढ़ नहीं पा रहा, ये चीज आइडेंटिफाई करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम्म।
अच्छा ये बताइए कि जो टीचर्स या स्टाफ हायर हो जाता है तो हमने देखा है कि रेगुलर ट्रेनिंग्स या उनकी अपनी एजुकेशन की अपग्रेडेशन की ज़रूरत पड़ती रहती है इस फील्ड में। नई रिसर्च आती रहती है, बिल्कुल। तो उस तरफ भी बिल्कुल। तवज्जो देते हैं। बिल्कुल। देखिए, टीचिंग की फील्ड हो या कोई सी भी फील्ड हो, मेरा ख्याल है कंटिन्यूस लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है ना, तो फिर आपकी ग्रोथ स्टक हो जाती है। नई अप्रोचेस सीखनी है, कुछ पुरानी को आउटडेटेड भी करना है और कुछ पुरानी को रिकॉल करके दोबारा से अप्लाई भी करना है। तो ये सब तभी पॉसिबल होता है जब कंटिन्यूस ट्रेनिंग और कंटिन्यूस आपका लर्निंग प्रोसेस चलता रहे। तो हम लोग आउटसाइड ट्रेनिंग्स को भी प्रेफर करते हैं, और उसके अलावा इन हाउस ट्रेनिंग्स हमारी रेगुलर बेसिस पे होती हैं। और उसके अलावा हम अपने स्टाफ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं इस तरह से कि जैसे कि हमें नज़र आ रहा होता है, चूंकि मैंने आपको बताया एक छोटा सा होम स्कूलिंग सेटअप है, और हमें नजर आ रहा होता है कि टीचर से किसी वक्त बच्चा नहीं हैंडल हो रहा, या फिर बच्चा कोई एक ऐसी बात है जो नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा, तो इधर मैं या कोई जो दूसरी टीम मेंबर जो कि इस वक्त अवेलेबल है, वो फौरन जाके इंटरवीन करती है और बच्चे को साइड में लेकर जाती है, ताकि टीचर थोड़ी देर ब्रेक ले सके, हम्म। और बच्चे के साथ उसको फिर उसकी पसंद की चीज उसको वो करा कर एक्टिविटी हम्म। करा के वापस क्लास में लेकर आती है। हम्म। और ये सब जब पॉसिबल होता है जब एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड टीम हो। और उसके साथ साथ हमारे 2 वर्किंग सैटरडेज होते हैं, तो उसमें एक सैटरडे हम लोग सेल्फ केयर सैटरडे के नाम से रेगुलरली करते हैं। हम्म। उसमें हम अपना जो, चूंकि आपको पता है कि ओवर द स्ट्रेच ऑफ टाइम हमें बार बार वही चीज पढ़ानी होती है, हम्म। तो बहुत एट टाइम्स मोनोटोनस सा भी हो जाता है, बट उसके हम्म। लिए हम लोग अपनी अपनी मेंटल हेल्थ का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, ताकि हम लोग एक स्ट्रॉन्ग टीम की तरह आगे बढ़ सके। हम्म। अच्छा ये बताइए कि पेरेंट्स को काफ़ी कंसर्न होता है यार, जिस तरह हम जा रहे हैं, जिस सेटअप में जा रहे हैं, कितना एक्सपेंसिव है वो या कितना इकोनॉमिकल है वो। तो इस बारे में आप हमारे व्यूअर्स को क्या बता सकेंगी? आ, देखिए, बात सारी यही होती है कि कुछ चीजें इकोनॉमिकल होती हैं, बिल्कुल होती होंगी, बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम कितनी डिफरेंट अप्रोचेस को ब्लेंड करके पढ़ा रहे हैं, और कंटिन्यूअस जितना टाइम बच्चा हमारे पास है, हम इस बात को कमिट करें कि वन ऑन वन एकेडमिक मूव होगा, ग्रुप की शक्ल में होगी, बट एकेडमिक मूव वन ऑन वन होगा। तो थोड़ा सा ये जो है वो कॉस्टली हो जाता है पेरेंट्स के लिए, बट हम्म। वर्थ इट होता है, क्योंकि हम बच्चे के हिसाब से मूव कर रहे होते हैं, उसके पेस को लेकर चल रहे होते। अब बच्चा अगर कोई कॉन्सेप्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कुछ बच्चे मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, तो हम ये वेट नहीं करते कि अगर हम ग्रेड 3 की इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो हम ग्रेड 3 की ही मैथ्स भी पढ़ाएं। तो फिर हम्म। हम वहाँ पे, अगर वो बच्चा मैथ्स में अच्छा मूव कर रहा है, तो ग्रेड 5 की मैथ्स भी पढ़ा होता है वो एट हम्म। टाइम्स। तो ये एडवांटेज उसको होता है उस बच्चे को, कि उसका इंटरेस्ट उसको अचीव हो रहा होता है कंटिन्यूसली। हम्म। अच्छा ये बताइए कि अपनी ट्रेनिंग का आपने बताया, हमें स्टाफ की ट्रेनिंग एजुकेशन का बताया, तो पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग गाइडेंस काउंसलिंग सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो उस तरफ भी तवज्जो देते हैं। दूसरा ये कि पेरेंट्स को थोड़ा सेशन की ऑब्जर्वेशन कि कैसे काम हो रहा है, उन्होंने घर पे कैसे काम करना है, उसके साथ थोड़ा इस किस्म की सर्विसेज या इस किस्म की ट्रेनिंग उनको भी दी जाती देखिए, कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है, और जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया था आपको, कि पेरेंट्स के बगैर हम नहीं कुछ भी नहीं कर सकते, हम कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते जब तक पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट ना हो। तो बिल्कुल पेरेंटल कंटिन्यूस एक पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट के सेशंस होते हैं, जिसमें हम पूरा प्लान शेयर करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आईईपीज पे हम हैं। वर्क कर रहे होते हैं, तो पूरी आउटलाइन पेरेंट्स के साथ शेयर की जाती है। और मैंने एक चीज और अभी थोड़ी देर पहले मेंशन की थी कि हम बिहेवियरल गोल्स भी पेरेंट्स के साथ मिलके बनाते हैं। तो हम्म। ये पेरेंट्स के बगैर तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। और हम्म। कुछ चीजें, कुछ स्ट्रैटेजीज जो हमारे पार्ट पे वर्क कर रही होती हैं, तो वो हम पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं। कुछ चीजें जो हमने पेरेंट्स को बताई होती हैं, तो वो उसका फीडबैक देते हैं, जो हमें आगे रीप्लानिंग में हेल्प करती है, कि आगे ये चीज कंटिन्यू करनी है या ये हटानी है, या कोई स्ट्रैटेजी अगर स्टार्ट की थी तो उसकी सपोर्ट किस तरह फेड ऑफ करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम्म। और जैसा कि आपने मुझसे भी ये क्वेश्चन किया कि पेरेंटल ऑब्जर्वेशन कितनी होती है, हम्म। तो मैंने आपको मेंशन किया हमारे यहाँ का ग्रुप स्टाइल ऑफ लर्निंग। तो
पेरेंटल ऑब्जर्वेशन उसमें पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि आपको हम्म पता है कि ना सिर्फ वो बच्चा डिस्टर्ब होता है बल्कि और ग्रुप के बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं अगर हम हम्म पेरेंट को ऑब्जर्व करने का मौका दें। मगर उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि जैसे जिस बच्चे को जिस तरह से भी पढ़ाया जा रहा है उसकी शॉर्ट क्लिप्स बना हम्म के पेरेंट्स के साथ ताकि उन्हें पता चले लेके चल रहे हैं। और ग्रुप सेटिंग की जो वीडियो होती है वो हम अपने सेटअप में जब मीटिंग के लिए रेगुलरली बुलाते हैं तो वहीं बुला के दिखा देते हैं, क्योंकि उसमें ताकि उन्हें दिखाएं कि क्या चैलेंजेस आ रहे हैं ग्रुप सेटिंग में बच्चे के साथ, या किस तरह से उसने वो गोल अचीव कर लिया ग्रुप सेटिंग का, किस तरह से वो इन्वॉल्व होने लगा है और किस तरह से वो पार्टिसिपेट कर रहा है ग्रुप सेटिंग। हम्म तो ये सब फिर हम जब अपने यहाँ मीटिंग, यस, पेरेंट्स ऑन बोर्ड रहते हैं हमारे साथ, क्योंकि कुछ भी है, बार बार मैं एक बात यही कहती हूँ कि जनरलाइजेशन पॉसिबल नहीं होती अगर हम्म पेरेंट्स भी सेम पेज पे ना हो जिस पेज पे हम वर्क कर रहे हैं। हम्म। अच्छा ये बताइए कि आपने जिक्र किया कि स्किल्स की बहुत इम्पोर्टेंस है इन किसी भी इंडिविजुअल के लिए एकेडमिक्स के अलावा। बिल्कुल। तो आप बिल्कुल। कैसे एक्सपोजर या वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ लेके जाते हैं उन बच्चों को, उस पर कैसे एक्सपोजर देते हैं उनको? आ, देखिए, जैसे मैंने आपको बार बार बताया कि हम बच्चों के पोटेंशियल्स को हाईलाइट करने में बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं। हम्म और जब हम वर्क कर रहे होते हैं तो हमें आइडिया होना शुरू होता है कि ये बच्चा इनटू राइटिंग है, ये हम्म बच्चा इनटू पेंटिंग है, और या हम्म ये बच्चा इनटू कंप्यूटर्स है। तो हम्म फिर हम डिफरेंट प्रोग्राम्स अपने सेटअप में लॉन्च करते हैं और उसमें एक्सपोजर सब बच्चों को देते हैं। मगर हम्म उससे ये फायदा होता है कि एट टाइम्स कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता कि ये भी कोई दुनिया है, क्योंकि उन्हें शायद उस मीडियम का एक्सपोजर मिला ही नहीं होता है तब तक। जैसे हम्म सिल्क पेंटिंग है, ब्लॉक प्रिंटिंग है, जैसे आर्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, और जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ प्रोग्रामिंग है, और इवन क्रिएटिव राइटिंग को ले लें तो कुछ बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि उनके अंदर ये स्किल मौजूद है कि वो बहुत अच्छी अ, तरह से अपना मैसेज कन्वे कर कर और बात दिल में उतार सकते हैं। तो इसके लिए हम प्री वोकेशनल ट्रेनिंग की स्किल्स प्रोग्राम करते हैं जिसको हम लाइफ स्किल्स का प्रोग्राम कहते हैं। और यहाँ पे हर वीक हमारा ये सेशन होता है। तो इसमें हम जैसे फॉर एग्जांपल एक पूरे मंथ के लिए सिल्क पेंटिंग के सेशंस कराते हैं। फिर नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट मंथ में, जैसा कि हम उसमें कोशिश करते हैं कि एक्सपर्टीज को बुलाएं। और हम्म जैसे कभी हमने ब्लॉक प्रिंटिंग का कराया, फिर उसके बाद हम्म हमने कंप्यूटर रिलेटेड कराया। तो उससे फिर हमें अंदाजा होता है कि जो बच्चा हमारे पास एकेडमिक्स में उस तरह नहीं वर्क कर पा रहा था मगर उसका वहां पे हमें इंटरेस्ट पता चलता है। और फिर हम पेरेंट्स को पुश करते हैं कि आप ये चीज रेगुलरली घर पे स्टार्ट कराएं। और हम बच्चे को भी यहाँ पे सेटअप में टाइम प्रोवाइड करते हैं कि वो उस अपनी उस क्रिएटिविटी को मजीद पॉलिश करे और आगे ताकि जाके वो उसको एज अ करियर अडॉप्ट कर सकेगा इंशाल्लाह ताला। हम्म। अच्छा ये बताइए कि सॉरी, एक चीज मेंशन करना भूल गई। जी जी। हम लोग कुकिंग क्लासेस भी रेगुलरली करते हैं, उसमें जैसे ओके। सैलेड्स बनवाना है, जैसे हम्म जूसेस हैं, जैसे ब्रेकफास्ट बनवाना है। तो हम्म बेसिकली एक पूरे एक बड़े उस पे अगर आप कहें तो लाइफ स्किल्स इंडिपेंडेंट लिविंग के तौर पर जो उनको हेल्प कर सकती है चीजें, उस पे वर्क कर रहे हैं हम लोग। हम्म। अच्छा ये बताइए कि आप क्या समझती हैं कि इस फील्ड के जो प्रोफेशनल्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, किसी जनरलाइज हम बात कर रहे हैं, कि आप क्या समझते हैं कि किस चीज़ की थोड़ी कमी महसूस होती है या लैक महसूस होता है कि उसके ऊपर ज़्यादा वर्क करने की हमें ज़रूरत है अगर हम इस फील्ड को बेहतर करना चाहते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया है। बीइंग अ प्रोफेशनल माई सेल्फ, मुझे ये लगता है यहाँ पे पाकिस्तान में एम्पैथी की बहुत कमी है। यहाँ पे लोग सिंपैथी तो करते हैं, यानी कि बच्चे को अगर कुछ नहीं आ रहा करके तो दे देते हैं, हम्म मगर एम्पैथी एम्पैथी बेसिकली ये होता है कि आप उस चीज को महसूस करें कि बच्चा किस चीज से गुजर रहा है, और हम्म उसको फिर वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि वो खुद से कर सके। हम्म तो मुझे ये लगता है कि इस चीज की ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए। चूंकि जैसे अगर एक छोटी एग्जांपल लेते हैं, जो ये हम बिहेवियर ट्रेनिंग से जो चीज हम सीखते हैं कि एक जूता पहनने का एक अमल है। हम्म अगर हमारे यहाँ ये होता है कि अगर किसी बच्चे को नहीं पहनना आ रहा तो पहना देते हैं, तो बिहेवियर हम्म ट्रेनिंग ने हमें क्या सिखाया कि उस चीज को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करें हम्म और हम्म सिर्फ एक चंक बच्चे को करने को दें।
आया सबसे पहला वाला या सबसे आखिर वाला। जब बच्चा वो अचीव कर ले तो उसको लगता है उसने टारगेट अचीव कर लिया। फिर हम दो चंक्स पे आए। तो बेसिकली बात सारी यही होती है कि बच्चे को अपॉर्चुनिटी तो दें कि वो पूरा कर सके उस गोल को। हम्म। उसको वो प्लेटफॉर्म तो प्रोवाइड करें। जैसे अगर मैं एकेडमिक रिलेटेड गोल्स की बात करूं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा पूरा पेज लिखे एक पिक्चर के बारे में खुद से। हम्म। जबकि बच्चा अभी एक जुमला पूरा नहीं बोल सकता खुद से, तो वो हम्म। पूरा पेज कैसे लिखेगा, आप बताइए। बिल्कुल सही। अच्छा, बिल्कुल लास्ट में, वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ इंटरव्यू। ये बताइए कि व्यूअर्स को, पेरेंट्स को आप क्या मशवरा देंगी कि जब वो किसी ऐसे सेटअप का सिलेक्शन कर रहे हो अपने बच्चे के लिए, उनको किन चीज़ों को देखना चाहिए, किन पॉइंट्स पे फोकस करने के बाद उस सेंटर को जाना चाहिए? क्या कहती हैं आप इस बारे में? जी, देखिए सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि उनके बच्चे की नीड्स क्या है। हम्म। उनके बच्चे को किस चीज की ज्यादा जरूरत है। आया उसको एकेडमिक रिलेटेड चैलेंजेस ज्यादा हैं या उसकी सेंसरी नीड्स ज्यादा है, या हम्म। उसके बिहेवियर चैलेंजेस इतने ज्यादा हैं कि वो एकेडमिक्स को हिंडर कर रहे हैं। तो हम्म। ये चीज आइडेंटिफाई करनी बहुत जरूरी है। और अगर अभी तक अनआइडेंटिफाइड है तो सबसे पहले उन्हें चाहिए कि असेसमेंट की तरफ जाएं। हम्म। और असेसमेंट से एक क्लियर पिक्चर सामने आती है, क्योंकि जाहिर है स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग टूल्स मौजूद है साइकोलॉजिस्ट के पास, जो पूरी एक आउटलाइन बनाकर देते हैं कि इस बच्चे को ये चैलेंजेस है और इसको इन इन थेरेपीज की जरूरत है। और हम्म। फिर वो एक सेंटर ऑप्ट करें जहां उनको ये लगे कि ये सेंटर जो है उनके साथ मिल के वर्क करेगा, ना कि सिर्फ खुद से वर्क करने पे बात करेगा। ये हम्म। चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए पेरेंट जब तक खुद नहीं इन्वॉल्व होंगे उन्हें क्या पता चलेगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है या क्या कराया जा रहा है। तो पेरेंटल गोल्स जो है वो जरूरी हैं, बहुत जरूरी हैं। और दूसरा एक चीज जो कि हमारे यहाँ, चूंकि मैंने आपको बताया कि हम नॉर्थ गाजियाबाद में रहते हैं हम्म। और बहुत कम सेंटर्स अभी नॉर्थ गाजियाबाद में हैं, तो हम्म। बहुत सारे पेरेंट्स को दूर जाना पड़ता है। और हम्म। उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि बच्चा कम्यूटिंग में ही बहुत थक जाता है, ना कि वो उस सेंटर में जाके उस तरह परफॉर्म कर सके या उस तरह एब्जॉर्ब कर सके जो उसको, जो कि सिखाया जा रहा है उसको। तो हम्म। ये चीज भी पेरेंट्स को जरूर मद्देनजर में रखना चाहिए कि आया मेरे बच्चे के लिए कितने अरसे तक मैनेजेबल रहेगा। और कराची जैसे ये शहर एक के दो लिए दिन का ये सफर वैसे तो भी नहीं बहुत होता। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़ कि इतना बड़ा है कराची के, वो ट्रांसपोर्टेशन में ही बचेगा, बुरा हाल हो सकता है, इतना थक जाए वो, बिल्कुल बात सही। बिल्कुल राइट। सो सफर नहीं होता। सॉरी, जी मेरी बात थोड़ी सी एक और ऐड करूंगी, ये एक जी दो दिन जरूर। का सफर नहीं होता। थोड़ा सा, थोड़ा सा 3-4 महीने का टाइम एक सेंटर को देना चाहिए, हम्म। ताकि, क्योंकि बच्चों के साथ बॉन्ड डेवलप करने में भी कुछ टाइम लगता है। राइट। राइट। सो थैंक यू वेरी मच जी, मिस नादिया, आपका दोबारा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने टाइम निकाला फॉर दिस सेशन और हमें इंफॉर्मेशन दी अपने बारे में, ब्लूमिंग बर्ड्स के बारे में। आई होप कि ये लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी, इंफॉर्मेशनल होगी। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे कॉल की, ताकि मैं बता सकूं कि हम किस तरह एक छोटे से सेटअप में बच्चों के साथ वर्क कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ जी हम आप सबसे भी इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सेटअप के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।